गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने सेकंड पेपर में द्रव अस्थितिकी और द्रव गतिकी हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक के बारे में पढ़ दिया है। उसमें हमने पढ़ा कि रुका हुआ द्रव क्या करता है, सिर्फ दाब लगाता है, जिसमें हमने पास्कल का नियम पढ़ा और उसके अनुप्रयोग में द्रव चालित ब्रेक और कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने बहते हुए द्रव की बात किया, जिसमें हम किसी बहते हुए द्रव की क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसमें या उसका वेग कितना होता है, जिसमें आपने सीमांत वेग की बात किया, बर्नौली प्रमेय की बात किया है, ये कई सारी चीज़ें। आज हम द्रव के सतह की बात करने वाले हैं। किसकी बात? द्रव के सतह की क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी चर्चा हम करेंगे। आपके मन में ये आना चाहिए कि हम द्रव के ही सतह की बात क्यों कर रहे हैं। फ्लूइड में गैसेज भी आती हैं, हम गैस के सतह की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भैया देखो, यहाँ पर क्लियर मैं करना चाहूँगा कि जैसे एक बाल्टी हमारे पास है और इसमें यहाँ तक पानी भरा है, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ तक पानी है, इसके ऊपर क्या है, गैस है, यानी इसका मुक्त सतह ये है, मुक्त पृष्ठ इसका ये रहा। किंतु अगर कोई कंटेनर आपके पास है या कमरा ही है, उसमें गैस कोई भरी हुई है, तो आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि इतनी दूरी तक आपने जो गैस भर रखी है वो है, इतनी दूरी तक ऑक्सीजन है, इतनी दूरी तक कुछ और है। आप ये नहीं कर सकते कि गैस के पास फैलने का गुण है, ऊपर बहने का गुण पाया जाता है। इसी नाते हम किसकी बात करने वाले हैं? द्रव के मुक्त सतह की, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आइए चर्चा करते हैं। सोचिए जरा कि द्रव की बूंद वो निकलते हुए गोलाकार ही क्यों होती है, या बचपन में आप साबुन का बुलबुला बनाए होंगे, उड़ाते होंगे, वो गोला ही क्यों होता है, या फिर बुलबुला आपका पानी का ही क्यों, साबुन के घोल के पानी का ही क्यों बनता है, साधारण पानी से क्यों नहीं बन जाता। या कांच की प्लेट हो कोई, उस पर आप 2-3 ड्रॉप पानी की डाल करके देखना और पारे की बूंद को डाल करके देखना, क्या आपको मिलेगा कि पानी से कांच की प्लेट भीग जा रही है, लेकिन पारा उसको नहीं भिगो पा रहा है। कुछ चीजें द्रव के संपर्क में आने पर भीग रही हैं, कुछ चीजें नहीं भीग रही हैं। ये सारा कुछ क्यों संभव होता है? द्रव के इसी मुक्त पृष्ठ की प्रॉपर्टी से संभव होता है, या पृष्ठ तनाव के कारण संभव होता है। अगली चर्चा हम करने वाले हैं पृष्ठ तनाव की। किसकी चर्चा? पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। क्या होता है? किसी भी द्रव की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह अपने पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करती है। ये क्या है? द्रव की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह अपने सतह के क्षेत्रफल को, मुक्त पृष्ठ के सतह के क्षेत्रफल को सिकोड़ने का प्रयास करती है या कम से कम रखने का प्रयास करती है। मैंने बताया आपको कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को या पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। एक एक्टिविटी करके हम लोग देखते हैं। हम मानते हैं कि थोड़ी सी मिट्टी हमारे पास है। अब उस मिट्टी को आप चारों तरफ से दबाना शुरू करिए। गीली मिट्टी अगर रहे, उससे आप क्या, कौन सी आकृति बना सकते हो? एक तो ये इतनी मिट्टी थी हमारे पास, इसको हमने चारों तरफ से दबाना शुरू किया, एक गोला बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आयतन आपकी मिट्टी ने आपने जो लिया है उसका द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, तो आयतन भी नहीं बदल रहा है, घन तो ऑलरेडी वही रह गया। उतनी ही मिट्टी से आप उसको चारों एंगल से दबाना शुरू करो, इस तरह थोड़ा थोड़ा करते करते आप एक क्यूब बना सकते हो। तो भाई सही है।
ऐसी आकृति भी बन जाएगी उतनी ही मिट्टी से, या उतनी ही मिट्टी से आप ये आकृति भी बना सकते हो, या उसको चारों तरफ से दबाना शुरू करो, इस तरह रोल करना शुरू करो उतनी ही मिट्टी को, इस तरह रोल करते करते इतनी ही मिट्टी से आप क्या बना सकते हो, एक बेलन का भी शेप दे सकते हो। अब जरा अगर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आप करो, इसको अगर मैं S1 कह दूं, इसको S2 कह दूं, इसको S3 कह दूं, इसको S4 कह दूं, तो सबसे कम, औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करोगे सरफेस एरिया की, तो किसका होगा, S1 का होगा। इसी कारण पानी की बूंद गोल होती है, वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करती है, या साबुन के पानी का जो बुलबुला है वो गोलाकार बनता है। आइए हम पृष्ठ तनाव की परिभाषा को जानते हैं। हमने मान लिया कि एक बाल्टी में आपने पानी भर रखा है। क्या भरा है, पानी। तो मुक्त पृष्ठ इसका कौन सा होगा, एक तल जो द्रव के संपर्क में है और दूसरा निर्वात या वायु के संपर्क में, ये वाला तल होगा मुक्त तल। इसमें से एक छोटा सा अवयव आप काट दीजिए और काट करके यहां ला करके उसको आप पेस्ट कर दीजिए। ये किसी भी शेप का हो सकता है, क्यों भाई, ऐसा दिखेगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इतना छोटा सा टुकड़ा आप काटो और उसको क्या करो, खींच करके जूम कर दो। वैसे ही आपने किया, इसका ये मुक्त पृष्ठ था द्रव का, इससे यहां से एक छोटा सा अवयव आपने काटा और ला करके यहाँ पर जूम करके पेस्ट कर दिया। अब इस पर एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिए, यह लंबाई का, इस रेखा की लंबाई कितनी है, यह हमने मान लिया है। अब क्या होगा, क्योंकि इस मुक्त पृष्ठ की ये प्रॉपर्टी हो गई कि यह अपने एरिया को क्या करेगा, सिकोड़ करके कम से कम रखने का प्रयास करेगा, तो इस कारण इस रेखा पर एक बल इधर लगेगा, इस तल के लंबवत, और इधर भी एक बल लगेगा जो इसको इधर खींच कर लाने का प्रयास करेगा। क्यों भाई, या नहीं खींच हो रहा है, इस पर एक रेखा और खींच दो द्रव के इस पृष्ठ पर। अब ये रेखा इधर आनी चाहिए, क्योंकि इधर एक बल लग रहा है, ये रेखा इधर आनी चाहिए और एक बल इधर भी, इसके ऊपर, इस पर भी तल के लंबवत कार्य करेगा। उसी प्रकार इधर ये रेखा इस रेखा के पास आना चाहिए, तभी, क्योंकि यह पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करना चाहेगा, न्यूनतम रखना चाहेगा। इसके कारण चारों तरफ से क्या करेगा, एक खिंचाव देगा, ये रेखाएं एक दूसरे के पास पास आना चाहेंगी। अगर आप इसी रेखा पर, इसी रेखा की प्रति एकांत लंबाई पर लगने वाले बल को निकाल ले जाओ, तो आपको पृष्ठ तनाव मिल गया, या इसकी परिभाषा प्राप्त हो गई। तो आप निकाल सकते हो इसको। आप कहिएगा S बराबर F अपान L। पृष्ठ तनाव को किसी किसी किताब में T से, किसी किसी किताब में S से दिया हुआ है, आप किसी से भी इंडिकेट कर दीजिएगा, दोनों सही है। तो आपको कहना है पृष्ठ तनाव की परिभाषा में यहां से S बराबर F अपान L आपको मिल गया। अब आप जरा देखिए कि अगर L बराबर 1 मीटर हो, उस कंडीशन में S बराबर F के पृष्ठ तनाव बल के बराबर आ गया। कब, जब इस काल्पनिक रेखा की लंबाई 1 मीटर हो जाए। ध्यान देना, कोई द्रव का मुक्त पृष्ठ है, उस पर आप पटरी और पेंसिल लेकर के रेखा नहीं खींच पाओगे। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो परिभाषा बनाओ
कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। और यह बल आप एक लाइन और बढ़ा दो कि यह बल कहाँ काम करता है, इस रेखा के लंबवत और इसी तल में। दिक्कत कोई नहीं अगर है तो आप यहां से इसका मात्रक और बीमा निकाल सकते हो। मात्रक क्या निकालोगे, बल का मात्रक बटे लंबाई का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर आ गया। आप बीमा निकालो, बीमा बराबर बल की बीमा एम एल T-2 और मीटर इसकी एल हो जाएगा। ये सारा का सारा मान आपका हो गया, एल से एल कैंसिल हुआ तो ML-2 क्लियर है। अब हम चलते हैं इस कारण के पीछे, यह बल इस तल में द्रव के मुक्त पृष्ठ में यह बल लग क्यों रहा है, जो कि जिसके कारण कि अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहा है। हम जानते हैं बल हमारे पास कितने हैं, फंडामेंटल फोर्स हमारे पास 4 ही हैं, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल। तो जरा विचार करो, बल को हमने कितने प्रकार का बताया आपको, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल। ये जो बल लग रहा है द्रव के मुख्य पृष्ठ पर, वो कौन सा इनमें से हो सकता है, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय, ये सब नाभिक के अंदर की घटना है, ये हो नहीं सकते। गुरुत्वाकर्षण जहां द्रव्यमान है वहां काम कर रहा है, ये भी यहां नहीं है, या तो हर जगह ही है लगभग, ये तो यहां हो, इसकी यहां पर बात ही नहीं करनी है आपको। ये वैद्युत बल ही है। आइए जानते हैं कैसे, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वह किसके कारण हो रहा है, ऊर्जा के कारण हो रहा है। कहीं पर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ हो रहा है, तो कहीं पर ऊर्जा को घटाने के लिए कुछ किया जा रहा है। अगर आप किसी भौतिक निकाय की बात करो तो वो क्या करता है, हमेशा अपनी ऊर्जा को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। जैसे ये पेन यहाँ पर आप रखे हो मार्कर, ये ऊपर से नीचे क्यों गिर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास mgh ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है और ये चाह रहा है जल्दी से जल्दी इसकी ये mgh ऊर्जा खत्म हो जाए और ये अपनी किस अवस्था में आ जाए, अस्थायी अवस्था में आ जाए। अस्थायित्व प्राप्त करने के कारण कोई भी फिजिकल सिस्टम अपने एनर्जी को क्या करता है, मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। ये चीज आप जान रहे हो। अब जरा किसी एक द्रव से भरे बर्तन की आप बात कर लो, इसमें यहां तक द्रव भरा है, तो द्रव है तो आप आणविक थियरी पढ़े हैं, आणविक सिद्धांत पढ़े हैं। वो क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें आप अणु कहते हो, और एक अणु के पास परमाणु होंगे। अणु की खासियत है कि ये मुक्त अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने और कुछ ज्ञान रखा होगा सहसंजक और असंजक बलों के बारे में। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उन्हें आप सहसंजक बल कहते हैं, और दो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल असंजक बल होता है। जैसे सहसंजक बल की बात करो तो पानी की दो बूंदें हों, यहाँ पर पानी की दो बूंदें हों,
इनको पास पास अगर लेकर के आ जाओ तो ये क्या करेंगे, चिपक करके बड़ी बूंद बना देंगी। यह किस बल के कारण संभव है, ये सहसंयोजक बल के कारण है। लेकिन आप शीशे की एक प्लेट रखे हो या ग्लास है आपके पास कोई, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी आप उड़ेल दो, इसी गिलास को उल्टा कर देना, पानी नीचे गिर जाएगा। तभी भी यहाँ पर पेड़ी में कुछ पानी के अणु या पानी की कुछ बूंदें यहाँ पर चिपकी रहेंगी। तो पानी के अणु और इस ग्लास के अणुओं के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल, वह कैसा है, आसंजक बल। ये सारा कुछ आप पढ़े हो। बहरहाल हमने माना ये कंटेनर हमारे पास है, इसमें आपने कोई द्रव भर रखा है। द्रव है तो इसके पास अणु भी होंगे, ये अणु कुछ इसके सतह पर भी होंगे, क्यों भाई। मान लिया मैंने एक अणु यहाँ का, बहुत सारे अणु हैं, इनमें से कुछ ही को ले रहा हूं, एक अणु कोई यहाँ पर है। अब जरा यहाँ पर लगने वाले अणु के पर लगने वाले बल को के बारे में विचार करिए कि अगर यहाँ का अणु इसको इधर की तरफ खींचेगा, इधर का अणु इसको इधर की तरफ खींचेगा, इधर कोई अणु इसको इधर खींचना चाहेगा, इधर का अणु इधर, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, इस पर लेकिन लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, वो 0 होगा। अब जरा यहाँ के कोई अणु और उसके बारे में विचार करो। यहाँ का अणु इसको इधर खींचेगा, इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर, लेकिन ऊपर का अणु, क्योंकि ऊपर अणुओं की संख्या कम है तो कम ऊपर की तरफ कम बल लग रहा है, लेकिन इसका जो परिणामी बल होगा वो किधर दृष्ट होगा, वो नीचे की तरफ ही दृष्ट होगा। इसी प्रकार जो सतह के अणु हैं उनकी बात अगर आप करो, उनका भी परिणामी नीचे की तरफ दृष्ट होगा, नीचे की तरफ ये कार्य करेगा। यहाँ का अगर अणु कोई होगा उसके साथ भी यही होगा। यहाँ पर से किसी तरह ये चारों ओर अणुओं से लड़ करके ऊपर पहुंच रहा है। अब भाई ठीक इस अणु की बात आप करो, परिणामी इसको कहाँ खींचना चाह रहा है, नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन ये कहाँ पर जाना चाह रहा हो, यहाँ कोई अणु होता तो इससे तो ऊपर ही है, यानी कि यहाँ स्थित अणु से इसके पास ज्यादा ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार सारे अणु मिलकर के इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सतह पर है, तो अब ये सी बात है यहाँ वाले से भी ज्यादा ऊर्जा इसके पास है। तो आप कह सकते हो एक लाइन में कि पृष्ठ पर स्थित अणु अन्य अणुओं के अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा रखते हैं, या इनकी पृष्ठीय ऊर्जा ज्यादा होती है। अब जरा बात को समझो, ऊर्जा का टर्म आ गया कि अगर सतह पर एक के पास है तो एक की पृष्ठ ऊर्जा। इसी प्रकार अगर मान लो कि यहाँ पर टोटल 5 अणु हैं, तो इन 5 अणुओं की ऊर्जा को अगर जोड़ दीजिए तो यहाँ पर इस ऊर्जा का कुछ नाम आप दे सकते हो, पृष्ठीय ऊर्जा इन्हें कह सकते हो। अब जरा बात करो कि अभी आपने पीछे आपको बताया गया कि कोई भी भौतिक निकाय अपनी ऊर्जा को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है, तो यहाँ एक पृष्ठ क्या चाहेगा, इसके पास कम से कम अणु रहे, जिसके कारण ये अपनी ऊर्जा को मिनिमाइज कर सके। और मिनिमाइज करेगा तो ये अपने सतह को न्यूनतम रखने का प्रयास करेगा। क्या रखने का प्रयास करेगा, कम से कम करने का प्रयास करेगा। इसी कारण ये अपने आप को सिकोड़ता है। अब सिकोड़ेगा किस पर, एक बल चारों तरफ कार्य करेगा। तो हमने यहां से जाना यहां पर उपस्थित परमाणुओं को या अणुओं को कम से कम रखने के लिए यह पृष्ठ भी को भी न्यूनतम होना पड़ेगा। इसके आधार पर आप पृष्ठ ऊर्जा की आशा दे सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा। एक प्रश्न आपसे
पूछा जा सकता है सासंजक आसंजक बल के आधार पर कि द्रव कांच के पृष्ठ को भिगाता है परंतु पारा क्यों नहीं भिगाता है। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न को समझने के लिए अभी आपसे हमने सासंजक और आसंजक बल की चर्चा किया। हम मानेंगे कि यह शीशे की प्लेट है और इस पर पानी की कुछ बूंदें आ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड पदार्थ है आपका और पानी को आपने पहला पदार्थ मान लिया। पदार्थ एक और पदार्थ दो मान लिया, नाम में दिया मैंने कोई। पानी और पानी के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। और पानी और शीशे के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। यानी कि पानी और पानी के बीच में सासंजक, पानी और पानी के बीच में लगने वाला एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ के बीच के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को सासंजक बल, और पानी और शीशा, इस बल को आप क्या कहो? जो आकर्षण बल लगेगा उसको आसंजक बल कहोगे। दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर आसंजक बल अधिक होगा किससे? सासंजक बल से। यानी पानी का पानी के बीच, पानी और पानी के बीच में लगने वाले सासंजक बल से पानी और शीशे के बीच लगने वाला आसंजक बल का मान अधिक होगा। तो ये क्या करेगा? पानी शीशे पर चिपक जाएगा, अर्थात शीशे के अणुओं पर चिपक जाएगा, अर्थात ये इसको भिगोएगा। परंतु अगर पारा होगा, क्या होगा? पारा होगा तो पारा और पारे के बीच लगने वाला जो सासंजक बल है वह पारे और शीशे के बीच लगने वाले आसंजक बल से कम हुआ, पारे और शीशे के बीच में के अणुओं के बीच में। तो ये इसके पृष्ठ को पर चिपकता नहीं है, अर्थात इसको ये भिगोता नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। हम ये टॉपिक जाने उससे पहले हम जान लेते हैं कि द्रव की पृष्ठ ऊर्जा के बारे में। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। अभी आप पीछे के चित्र को जरा याद करिए। ये द्रव का एक ये मुक्त पृष्ठ लेते हैं, द्रव कहीं भरा है बाल्टी में मान लो। अब ऐसा कोई व्यवस्था हो हमारे पास कि हम इधर की दीवार को खींच करके यहाँ पे थोड़ा सा इसका विस्तार कर दें। यहाँ ये पहले इतना था, बढ़ करके इतना हो गया। अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने बढ़ाया तो यहाँ ठीक इसके नीचे का जो भी परमाणु रहा होगा वो जिस पर कि यह नीचे की तरफ लग रहा होगा, दूसरी तरफ के अन्य परमाणुओं से ज्यादा बल लगा करके यहाँ पर आने का प्रयास करेगा। यहाँ आगे तो अब ये सी बात है कि इसके पास यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा हो। अच्छा, अब यह पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया आपने तो यहाँ पर शीतलन भी होगा, जिसके कारण कुछ मात्रा में उष्मीय ऊर्जा ये वातावरण से प्राप्त करेगा। इतना तो आप जान ही रहे हो ना कि द्रव के अणु होते हैं वे इसी तल में उपस्थित अन्य अणुओं या परमाणुओं की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा रखते हैं। तो आप परिभाषा में कह सकते हो कि द्रव के मुक्त पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा को ही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा पृष्ठ तनाव तथा द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में किए गए कार्य में संबंध। हम मानते हैं कि कोई एक तार है हमारे पास, तार को हमने भी आकार में मोड़ दिया। ऐसा कोई तार था, एक सीधा सा, इसको हमने इस तरह से मोड़ दिया और इस पर एक दूसरा तार ऐसे सटा करके हमने रख दिया। ध्यान दीजिए, एक तार था सीधे लंबाई का, उसको हमने क्या किया? यू शेप में मोड़ दिया
और उस पर एक यल लंबाई का दूसरा तार हमने रख दिया। अब इसको पकड़कर किसी साबुन का पानी रहे कोई उस ऐसे पात्र में डाल करके निकाल देंगे। क्या हो जाएगा उससे? इस पर एक फिल्म बन जाएगी। अरे बहुत कुछ उड़ाए हुआ है इस तरह ना, आप पेन दे करके या कोई तार का ऐसा फ्रेम बना करके साबुन वाले पानी में डालते थे, फूंकते थे तो फिल्म बनती थी। वही काम यहाँ पर होगा। फिल्म आपकी कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, इस तार को मैंने PQ कह दिया। अब फिल्म ये इसके सतह, पृष्ठीय सतह को या सतह के अपने क्षेत्रफल को क्या करेगी? मिनिमाइज करने का प्रयास करेगी। तो ऊपर की तरफ इस पर एक बल लगाएगी और ऐसी कोई व्यवस्था हो कि आप इस तार पर, इस PQ तार को क्या करो कि थोड़ा सा आगे की तरफ चला दो। मैंने मान लिया कि डेल्टा x दूरी ये विस्थापित आपने कर दिया है। कितनी दूरी? डेल्टा x दूरी। ये तार की कंडीशन यहां होगी। दिक्कत कोई बच्चों? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तार को PQ को डेल्टा x दूरी तय करने पर, मान लिया कि ये स्थिति इसकी P डैश Q डैश, तार PQ को P डैश Q डैश की स्थिति तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आपने इसको यह बल लगा करके विस्थापित किया है यहां तक। तो आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो भाई सही है। तो कार्य W बराबर बल F और विस्थापन कितना आपके पास है? डेल्टा x। अब जरा पृष्ठ तनाव की परिभाषा याद करिए। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता था भैया? S बराबर F अपान L होता था। दिक्कत कोई नहीं? लेकिन यहां याद रखिएगा ये किसका घोल है? साबुन की फिल्म। और आपने जो F/L निकाला था वो कहाँ के लिए था? पानी का सरफेस था। सिर्फ एक तरफ उस पर एक ही सतह बन रही थी, एक ही मुक्त पृष्ठ बन रहा था। लेकिन साबुन है तो ऐसे आप देखो, साबुन का कोई बुलबुला है तो अंदर भी वायु एक तरफ और बाहर भी वायु एक तरफ, दूसरे मतलब बाहर का एक अंदर का, दो पृष्ठ बने। इसी तरह इसके साथ है एक फिल्म है खिंची हुई पन्नी की तरह, बिल्कुल समझिए। तो एक ऊपर वाला पृष्ठ और एक नीचे वाला पृष्ठ। यहां पर आप ये दो पृष्ठ मिल रहे हैं तो यहां पर ये 2L आप रखोगे। अब F बराबर आप क्या रख सकते हो? यस इंटू 2L। मान यहां पुट कर दो तो W बराबर क्या आपके पास मिला? S इंटू 2L इंटू डेल्टा x के। अब जरा ध्यान दो, ये L इंटू डेल्टा x ये क्या हो सकता है? ये जो आकृति बन रही है आपका आयत बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हो सकता है। इतनी दूरी, इसकी चौड़ाई डेल्टा x और लंबाई आपने पहले ही क्या रखा है? L है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो क्षेत्रफल है। सेम इसी तरह पिछले वाले तल का, यानी कि दोनों मुक्त पृष्ठों का इसके क्षेत्रफल हो गया। तो जिसको आप W बराबर S इंटू डेल्टा A लिख सकते हो। ठीक, तो यहां से यस बराबर आपको मिलेगा W अपान डेल्टा A के। अब अगर आप A बराबर डेल्टा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर मान लो, 1 वर्ग मीटर मान लो, तो इस कंडीशन में S बराबर आपका क्या मिल गया? W के मिल गया। आप यहां से भी परिभाषा पृष्ठ तनाव की दे सकते हो। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव
उस कार्य के बराबर होता है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे जबकि ताप नियत हो सकता है। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे जबकि ताप नियत हो। यहां से अगर आप मात्रक निकालना चाहो तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। दिक्कत कोई? कल हम लोग पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ घटनाओं को जानेंगे और दाब आधिक्य की चर्चा करेंगे।